क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में रखा हुआ एटीएम कार्ड आपका बैंक अकाउंट कितना सुरक्षित है? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे मास्टरमाइंड की कहानी है जिसने पूरे देश की बैंकिंग सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया और फिर धुएं की तरह गायब हो गया। 3000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़। इतने पैसों से आप 3 लाख से ज्यादा घर बना सकते हैं, 50,000 बच्चों को 10 साल तक मुफ्त शिक्षा दे सकते हैं, या फिर एक शख्स इस पैसे को लेकर देश छोड़कर भाग सकता है। और यही हुआ। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक शख्स का खेल था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा षड्यंत्र छिपा है? आइए आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएं, परत दर परत, सच्चाई दर सच्चाई। साल 2014, मुंबई। एक नाम जो उस वक्त भारतीय ज्वेलरी इंडस्ट्री का बादशाह माना जाता था, नीरव मोदी। एक ऐसा चेहरा जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, अंतर्राष्ट्रीय फैशन शोज और करोड़ों के हीरो के बीच चमकता था। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरी साजिश चल रही थी। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक का एक ग्राहक, लेकिन सिर्फ ग्राहक नहीं, एक जालसाज। उसने पीएनबी के साथ मिलकर एक ऐसा खेल खेला जिसे फाइनेंशियल दुनिया में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU घोटाला कहा जाता है। अब ये LOU क्या होता है, समझिए। मान लीजिए आप किसी को पैसा उधार देना चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं देना चाहते, तो आप एक गारंटी पत्र देते हैं कि हाँ भाई, ये शख्स भरोसेमंद है, इसे पैसा दे दो, अगर ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा। बस यही काम बैंक भी करते हैं। वो विदेशी बैंकों को एक पत्र देते हैं जिसमें लिखा होता है, इस कंपनी को लोन दे दो, हम गारंटी लेते हैं। अब समस्या ये थी कि नीरव मोदी को ये LOU फर्जी तरीके से जारी करवाए जा रहे थे, पीएनबी के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से। और सबसे बड़ी बात, ये सब स्विफ्ट सिस्टम के जरिए हो रहा था। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, एक ऐसा नेटवर्क जिसके जरिए दुनिया भर के बैंक एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन पीएनबी के एक ब्रांच में ये स्विफ्ट सिस्टम बैंक के मुख्य सर्वर से जुड़ा ही नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसी ब्रांच जहां करोड़ों रुपयों के लेन देन हो रहे थे, वहां के रिकॉर्ड्स मुख्यालय तक पहुंच ही नहीं रहे थे। और इसी खामी का फायदा उठाया गया। 7 साल तक, 2011 से लेकर 2017 तक, 7 साल, और किसी को पता नहीं चला। अब सवाल उठता है, आखिर पकड़ में कैसे आया ये घोटाला? जनवरी 2018, नीरव मोदी की कंपनियों ने पीएनबी से एक नया LOU मांगा, लेकिन इस बार काउंटर पर एक नया अधिकारी बैठा था, एक ईमानदार अधिकारी। उसने सिस्टम चेक किया, रिकॉर्ड खंगाले, और जो सामने आया वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले 7 सालों में बिना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड के, बिना किसी अप्रूवल के, नीरव मोदी की कंपनियों को 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी LOU जारी किए जा चुके थे। 3000 करोड़। और जैसे ही ये बात बाहर आई, नीरव मोदी गायब हो गया। जनवरी के पहले हफ्ते में उसे आखिरी बार मुंबई में देखा गया था, और उसके तुरंत बाद वो हांगकांग के रास्ते लंदन पहुंच गया। CBI ने नोटिस भेजा, ED ने छापेमारी की, लेकिन तब तक चिड़िया उड़ चुकी थी। लेकिन नीरव मोदी अकेला नहीं था। उसके साथ था उसका मामा मेहुल चोकसी, जो खुद गीतांजलि ज्वेल्स नाम की एक बड़ी कंपनी का मालिक था। और हैरानी की बात, मेहुल चोकसी भी उसी वक्त देश से भाग गया। एंटीगुआ नाम के एक छोटे से कैरेबियन द्वीप में दोनों ने मिलकर करीब 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया पूरे बैंकिंग सिस्टम को। 14,000 करोड़। ये वो पैसा है जो आम जनता का है, वो पैसा जो किसानों, मजदूरों, नौकरी पेशा लोगों ने बैंकों में जमा किया था, भरोसे के साथ। और उस भरोसे के साथ खिलवाड़ हुआ। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ 2 लोग इतना बड़ा घोटाला कर सकते हैं? CBI की जांच में सामने आया कि पीएनबी की उस ब्रांच में कम से कम 3 अधिकारी इस खेल में शामिल थे। गोकुलनाथ शेट्टी डेप्यूटी मैनेजर, मनोज खन्ना सिंगल विंडो ऑपरेटर, और हेमंत भाट एक और अधिकारी। ये लोग ही थे जो बिना किसी मंजूरी के स्विफ्ट मैसेज भेजते थे, फर्जी LOU जारी करते थे और सारे सबूत मिटा देते थे। लेकिन क्या बस इतने लोग काफी थे? नहीं। इस पूरे नेटवर्क में शामिल थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकील, बैंकिंग कंसल्टेंट्स और यहाँ तक कि विदेशी बैंकों के कुछ लोग भी। एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ था, एक माफिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ ज्वेलरी का ये धंधा था या इसके पीछे कोई और मकसद था? कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का मानना है कि ये पैसा सिर्फ हीरे जवाहरात में नहीं लगा, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रियल एस्टेट, शेल कंपनीज और ऑफशोर अकाउंट्स में छिपाया गया। और जब इतना बड़ा पैसा घूमता है तो सवाल उठता है, क्या कोई राजनीतिक संरक्षण भी था? अब बात करते हैं नीरव मोदी के भागने की। जनवरी 2018 में देश छोड़ने के बाद नीरव मोदी ने एक के बाद एक देश बदले। हांगकांग, सिंगापुर, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और आखिर में लंदन। लंदन के मेफेयर इलाके में एक आलीशान अपार्टमेंट में वो रहने लगा। 35 लाख रुपए महीने का किराया। लेकिन सवाल ये है, इतना बड़ा फरार अपराधी लंदन जैसे देश में खुलेआम कैसे रह सकता था? जवाब है, कानूनी पेचीदगियां। भारत सरकार ने यूके को एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी, यानी नीरव मोदी को वापस भारत भेजने की मांग। लेकिन ब्रिटेन के कोर्ट में केस चला सालों तक। नीरव मोदी के वकीलों ने दलील दी कि अगर उसे भारत भेजा गया तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, जेलों की हालत खराब है, उसकी जान को खतरा है। और सबसे बड़ी दलील, ये केस राजनीतिक रूप से प्रेरित है। लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों ने सबूत पेश किए, गवाह पेश किए, दस्तावेज पेश किए और आखिरकार फरवरी 2021 में लंदन की अदालत ने फैसला सुनाया, नीरव मोदी को भारत भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक वो लंदन की जेल में ही है, अपील पर अपील, तारीख पर तारीख। और मेहुल चोकसी वो अभी भी एंटीगुआ में है। हालांकि उसे डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था कुछ समय के लिए, लेकिन फिर से छूट गया। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसमें इतनी बड़ी खामी थी।
पीएनबी ने अपनी गलती मानी। बैंक के कई अधिकारियों को निलंबित किया गया, कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आरबीआई को पता नहीं था? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत के सभी बैंकों की निगरानी करता है। जांच में पता चला कि पीएनबी ने कई बार आरबीआई को छोटी मोटी अनियमितताओं की जानकारी दी थी, लेकिन इतने बड़े स्केल की धोखाधड़ी का किसी को अंदाजा नहीं था। और यही सबसे खतरनाक बात है, एक सिस्टम जो अरबों रुपयों को संभालता है, उसमें इतनी बड़ी कमजोरी कैसे रह सकती है? इस घोटाले के बाद आरबीआई ने कई नए नियम बनाए, स्विफ्ट सिस्टम को कोर बैंकिंग से जोड़ना अनिवार्य किया, एलओयू पर नए प्रतिबंध लगाए। लेकिन क्या ये काफी है? अब आते हैं असली मुद्दे पर। 3,000 करोड़ का घोटाला, लेकिन वसूली कितनी हुई? ईडी ने नीरव मोदी की संपत्तियां जब्त की, उसके घर, कारें, पेंटिंग्स, हीरे जवाहरात, करीब 1,000 करोड़ की संपत्ति। लेकिन बाकी के 2,000 करोड़ गायब, ऑफशोर अकाउंट्स में, शेल कंपनीज के नाम पर, या फिर किसी और के हाथों में। और यही है असली सच्चाई। पकड़ा गया वो जिसका चेहरा सबके सामने था, लेकिन असली खिलाड़ी जिन्होंने इस पूरे खेल को डिजाइन किया, वो अभी भी अंधेरे में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज भी अनुत्तरित है, क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत लालच था, या इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस था? कुछ सूत्रों का कहना है कि नीरव मोदी के जरिए जो पैसा बाहर गया वो सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग में, जमीन के सौदों में और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाने में भी हुआ। लेकिन ये सब सिर्फ दावे हैं, ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आए, क्योंकि जब इतना बड़ा पैसा घूमता है तो सच्चाई को दबाने के भी बड़े इंतजाम होते हैं। और फिर है आम जनता का सवाल, जिन लोगों का पैसा इस घोटाले में डूबा, उन्हें क्या मिला? पीएनबी ने अपने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा सुरक्षित है। सरकार ने कहा कि बैंक को बचाया जाएगा, और बचाया भी गया, टैक्स पेयर्स के पैसे से। यानी जो घोटाला किसी और ने किया, उसकी भरपाई आम जनता कर रही है। और ये सिर्फ इस एक घोटाले की बात नहीं है, नीरव मोदी से पहले भी कई नाम हैं, विजय माल्या, ललित मोदी, नितिन संदेशरा, सबके सब देश से भागे और सबके सब अभी भी बाहर हैं। तो सवाल उठता है, क्या हमारा कानूनी सिस्टम इतना कमजोर है, या फिर कुछ लोगों के लिए अलग नियम है? अब बात करते हैं नीरव मोदी के उस जीवन की जो उसने बनाया था। एक ऐसा शख्स जो बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों को हीरे पहनाता था, जिसके शोरूम लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग में थे, जिसके गहने हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस पहनती थीं। लेकिन ये सारी चमक दमक किस पैसे से थी? बैंकों से ली गई लोन जो कभी चुकाई ही नहीं गई, फर्जी कंपनियां, शेल कॉर्पोरेशंस और एक पूरा नेटवर्क जो पैसे को एक जगह से दूसरी जगह घुमाता रहता था। और सबसे बड़ी विडंबना, इस पूरे खेल में किसी एक को भी शक नहीं हुआ 7 साल तक। लेकिन क्या नीरव मोदी वाकई एक मास्टरमाइंड था, या फिर वो सिर्फ एक चेहरा था, एक मोहरा जिसे किसी और ने खेला? कई जांचकर्ताओं का मानना है कि नीरव मोदी के पीछे कुछ और लोग भी थे, कुछ बड़े नाम जो अभी तक छुपे हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन अकेले नहीं चल सकता। इसके लिए चाहिए पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, बैंकिंग इनसाइडर्स, लीगल एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल कनेक्शंस। और ये सब नीरव मोदी के पास था। तो सवाल है, उसने ये सब कैसे बनाया, किसकी मदद से? आज जब हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो कई सवाल मन में उठते हैं। क्या हमारी बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित है? क्या ऐसे घोटाले फिर से हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें सच्चाई कभी पता चलेगी? नीरव मोदी आज भी लंदन की जेल में है, उसकी एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस चल रही है, लेकिन कब वो भारत आएगा ये कोई नहीं जानता। मेहुल चोकसी अभी भी एंटीगुआ में है, एक द्वीप पर, जहां भारत का कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। और बाकी के खिलाड़ी, वो तो शायद कभी सामने आएंगे भी नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी से एक सबकत जरूर मिलता है, जब सिस्टम कमजोर होता है तो उसका फायदा गलत लोग उठाते हैं, जब निगरानी ढीली होती है तो घोटाले होते हैं, और जब जवाबदेही नहीं होती तो अपराधी बच निकलते हैं। नीरव मोदी का केस सिर्फ एक घोटाला नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक चेतावनी की अगर हमने अपने सिस्टम को मजबूत नहीं किया तो ऐसे और नीरव मोदी पैदा होंगे, और तब तक हम सिर्फ यही पूछते रहेंगे, मास्टरमाइंड कौन था और वो अभी भी आजाद क्यों है? तो क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई को जानने के लिए, या फिर हम सब भूल जाएंगे जैसे और कई घोटालों को भूल गए? फैसला आपका है।